नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो के माध्यम से हमारा ये जो +1 की हमारी जो पॉलिटिकल की बुक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका ये चैप्टर नंबर सिद्धांत क्यों और कैसे का लेक्चर नंबर ये हमारा 7th है। तो इससे संबंधित हमारे जो 6 लेक्चर हैं वो हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उसके बारे में हमने डिस्कशन है वो किया था, किस तरीके से उनको पहचान और राजनीतिक तौर पे माना जा सकता है और किस तरीके से उसका जो संस्था का ढांचा है वो अपनाया जा सकता है, जिसके अंदर स्वतंत्रता और समानता वो जरूरी है वो मानी गई है। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो संस्थाओं के संतुलित रूप के तहत हम जो हमारा आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो इसे जनता नहीं, जो जनता का जो समूह होता है, जो विभिन्न विभिन्न सांप्रदायिक जातियाँ होती है, वो अन्य किसी न किसी तरीके से संविधान का जो संस्था का ढांचा है उसको नष्ट है वो कर सकते हैं। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। जिस तरीके से ये संविधान बनाया जाता है उसके अंदर विभिन्न विभिन्न समूहों के अंदर जो शक्तियाँ प्रदान की जाती है, तो उस करने का यही जो बेनिफिट होता है ताकि उसके संविधान की जो उसकी व्याख्या करने के लिए जो समूह है उसको मूल जो संविधान को नष्ट है वो ना कर पाए। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था की सारी शक्तियां पर एकाधिकार न हो, यानी कि किसी भी संविधान की रूपरेखा के लिए यह सुनिश्चित करना किसी एक संस्था की जो सारी शक्तियां वो एक पक्ष के अंदर निर्भर ना हो जाए या डिपेंड है वो ना हो जाए, जिसके अंदर क्या होगा, तानाशाही एक शक्तिशाली राज्य वो स्थापित है वो हो जाएगा। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट है वो देता है। शक्तियों को बांट देने का कारण ही ये होगा कि उसकी वजह से जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो उसके अंदर जो अपनी आपसी शक्तियाँ वो उसमें अपनी जो पारस्परिक जो जिम्मेवारी है वो निश्चित कर दी जाती है। इसी के लिए भारतीय संविधान के अंदर हम देखते हैं जो विधायपालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये स्वतंत्र निकाय हैं और इसी स्वतंत्र निकाय के तहत एक निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किया गया है। जो विधायपालिका होती है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य में दखल नहीं देती है। कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में, और इसी तरीके से न्यायपालिका वो विधायपालिका और कार्यपालिका जो कार्य के क्षेत्र के अंदर दखल है वो नहीं देती है। और ठीक इसी तरीके से जो हमारा निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो इसी तरीके से किया गया है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान में नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्था उसका अतिक्रमण को नियंत्रण है वो कर लेगी। यानी कि एक इंस्टीट्यूट या संस्था के द्वारा किसी दूसरे पक्ष का जो उसकी जो अतिक्रमण को जब बहन किया जाता है या हम कह सकते हैं उसकी सीमाओं को लांघा जाता है, तो दूसरे एक संस्था के द्वारा उसका जो अतिक्रमण है वो हटा लिया जाता है, यानी कि उसकी पावर को रोक दिया जाता है। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। अवरोध और संतुलन यानी कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष के अंदर कार्यप्रणाली के अंदर जो दखलंदाजी है वो नहीं करेगा, और जिस हर संस्था के लिए अपने जो कार्य क्षेत्र के लिए उसके पास जो शक्तियाँ प्रदान की है वो निश्चित रूप से लिखित रूप से प्रदान की गई है। तो इसके तहत क्या कर सकते हैं हम, जो यही भारतीय संविधान की सफलता का कुंजी है वो माना जा सकता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यप्रणाली के तहत किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है वो नहीं कर सकते। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। इसी के अंतर्गत इस बात का ये ध्यान दिया जाता है जितनी भी संस्थाएं होती है उसके अंदर जो कार्यप्रणाली के अंदर लचीलापन होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि समय के साथ उसके अंदर बदलाव करने के लिए जो जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जा सकते हैं। यही संविधान के अंदर मूलभूत उसकी कार्यप्रणाली को माना जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी संस्था के अंदर
जो समय के साथ उसमें बदलाव नहीं करते तो उसमें एक जो विषम परिस्थितियां बन रही हैं, समय के साथ जो परिस्थितियां बन रही है, तो वो अगर उसी के तहत अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो वो एक लचीला ना संविधान होकर एक कठोर संविधान है वो बन जाएगा। यानी कि समय के साथ हमें जो हमारे संविधान के अंदर बदलाव है वो करते रहना चाहिए। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकता। यानी कि संविधान के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कठोर भी नहीं होना चाहिए, और ताकि उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजिंग हो रहे हैं, उसको वो चेंज ही ना कर पाए। और दूसरा, अत्यधिक मात्रा में लचीला भी नहीं होना चाहिए। लचीला का मतलब इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए ताकि जो समाज के अंदर वो सुरक्षा और जो पहचान प्रदान की गई है उसी के तहत वो उस समाज के अंदर वो उसको प्रोटेक्ट है वो ना कर पाए। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार सेवा को डालने में एक संतुलन रखते हैं। यानी कि ये प्रमुख रूप से माना जा सकता है, संविधान का एक प्रमुख मूल्य माना जा सकता है जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर जो संतुलन है वो बनाए रख सकता है। किसी न किसी तरीके से उसके चेंजिंग है वो होते चले जाते हैं। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा है वो दी गई है। इसी के अंतर्गत किस तरीके से भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है वो बनाई गई है, तो आपका चैप्टर नंबर जो 9 है जिसके अंदर संविधान के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया गया, उसके बारे में अच्छे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर है वो प्राप्त करेगा। तो हम इस तरीके से जो हमारे संविधान के अंदर जो बनाए गए जितने भी प्रयोग है, संतुलन है, उसकी वजह से ये सुनिश्चित किया जाता है पूरी तरह से जो हमारा संविधान होगा, जो बनाया हुआ जो संविधान है किसी भी देश के लिए, उसकी जो आयु है वो लंबी होगी। यानी कि वो सभी के लिए आदर सम्मान का जो पूर्वक है वो कार्य करेगा, और जितने भी संस्थागत ढांचे हैं, राजनीतिक ढांचे हैं, उसको अच्छी तरीके से वो अपना जो स्थापित है वो कर पाएगा, और जनता का सभी का आदर सहयोग वो प्राप्त करेगा। क्योंकि किसी भी संविधान के लिए जब तक उस देश की जनता के लिए सहयोग प्राप्त नहीं होगा वो अपनी कार्यप्रणाली के तहत ठीक ढंग से कार्य वो नहीं कर सकता। इस व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट है वो नहीं कर सकता। ये बड़ा जरूरी हो जाता है भी कोई भी संविधान है उस किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के तहत उसको किसी न किसी तरीके से उसको नष्ट है वो ना किया जाए। यानी कि संविधान बनाने के बाद उसको जीवंत रहने के लिए जरूरी हो जाता है वो जिन परिस्थितियों के अंदर बनाया गया उन परिस्थितियों के अंदर उसकी स्थापना की जो निर्माण किया गया उसमें स्थायित्व की जो भावना है वो सुनिश्चित है वो रह सके। अतः यह पता लगाने के लिए क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप निम्न में से 3 प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हम किन माध्यम के आधार पर किसी भी देश के संविधान के लिए उसकी सत्ता के लिए मान्य है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, उनका प्रयोग के माध्यम के द्वारा हम निम्नलिखित क्वेश्चन के आधार पर उनका जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया है वे विश्वसनीय थे? यानी कि उस संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा के अंदर सदस्य बनाए गए थे उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि जो संविधान बनाने के लिए जिन लोगों ने उस कार्यप्रणाली के तहत लोगों ने निर्वाचन किया था वो कितने विश्वसनीय थे, कितने जानकार थे, कानून के कितने विशेषज्ञ थे, लोगों के प्रति उनका जो आदर सम्मान था वो कितना था। तो इन सभी के माध्यम से हम इस बात का अंदाजा वो लगा सकते हैं। दूसरा क्या संविधान में सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा करने देता है कि वे संविधान का पालन है वो करें। तो इस दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से ये हम इस बात का संगठन कर सकते हैं कि जो जिस तरीके से संविधान को बनाया गया है उसको किसी एक समूह के द्वारा जो संविधान को नष्ट ना कर पाए। और दूसरा ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या किसी एक पक्ष के लिए जो संविधान है वो ज़्यादा पक्षकार है वो ना लें। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि संविधान के द्वारा सभी समूह के लिए एक तरीके से इस तरीके से उसका संगठन है वो किया जाए ताकि सभी समूह के लिए वो आदरपूर्वक जो सम्मान है वो उसके प्रति वो रह सके, कार्यप्रणाली है वो अपनाई जा सके। सभी समूह के लिए जो आवश्यक जो दिशा निर्देश है उसकी जो नीतियाँ हैं वो बनानी जरूरी है। और जब तक सभी समूह या लोगों के लिए जब उसकी नीतियाँ नहीं बनाई जाएगी तो सभी लोग संविधान का जो पालन है वो नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी फैक्ट हो जाता है कि
संविधान के द्वारा सभी समूह के लिए बराबर का पालन किया जाए, और जब तक संविधान का पालन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उसमें आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक संविधान की जो लागू करने की क्षमता है वो निश्चित है, वो नहीं रह सकती। आगे आ जाता है हमारा जो आगे वाला पॉइंट है, जो कि क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की जो आकांक्षाएं और जो उम्मीदें संविधान के द्वारा संविधान से की जाती है, उसका क्या पिटारा माना जा सकता है? क्या संविधान सभी की उद्देश्य को पूर्ति करने का पिटारा उसको माना जा सकता है? और जितने भी संविधान के लोगों के द्वारा उसकी जो निष्ठा की जो उसकी योग्यताएं हैं, उसके प्रति जो निष्ठा अपनी एक रॉयल्टी का भाव जो रखना, और ये रॉयल्टी का भाव तभी संविधान के द्वारा रखा जाएगा जब संविधान है वो न्यायपूर्ण तरीके से कार्य वो करेगा। तो ये बड़ा बुनियादी सिद्धांत है वो माना जा सकता है। सभी के लोगों के साथ न्यायपूर्ण ढांचा है वो विकसित करना, सभी लोगों को न्याय देना, किसी जाति, वर्ग, समूह या अन्य किसी भी तरीके से बिना भेदभाव किए हुए जाति वर्ग के द्वारा सभी के साथ एक तरीके से उसका पालन है वो बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन, इसके द्वारा हम इस बात का जो गठन है वो कर सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए कौन सी प्रणाली है वो अपनाई जा सकती है। अब हमारा आगे पॉइंट आ जाता है कि जो भारतीय संविधान था वो किस तरीके से बना था, कैसे बना था। तो आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना था। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान सभा को बनाया जिसे अविभाजित भारत के निर्वाचित किया गया था। तो भारतीय संविधान का बनाने के लिए एक जो निर्वाचन सभा थी, जिन सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनर्बैठक हुई थी। तो इस तरीके से इसकी जो हमारे संविधान सभा के अंदर जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, और 14 अगस्त 1947 को जो हमारा जो ये भारत था, इसकी जो पूरी तरह से संविधान सभा को अपना लिया गया था। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। तो हमारा जो संविधान सभा के जो गठन किया गया था, जिसके अंदर जितने सदस्यों का चुनाव किया गया था, वो संविधान सभा के जो 1935 के अंदर जो विधान परिषदों के जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। इनकी निर्वाचित सदस्यों के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुनाव वो किया गया था, और इसकी अनुशंसा की गई थी वो उसी तरीके से की गई थी जिसकी हमारे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। यानी कि हमारा जो कैबिनेट मिशन जब बनाया गया था उसी के अंतर्गत हमारे संविधान सभा की जो पहली बार जो गठन करने के लिए, संविधान सभा निर्माण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का जो प्रस्ताव था वो बनाया गया था, जिसकी जो योजना थी वो अलग अलग तरीके से निर्धारित है वो की गई थी। तो उसका हम जो योजना है वो हम तरीका वो देख सकते हैं। इस योजना के अनुसार किन किन तरीकों से इनका गठन है वो किया गया था। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या प्रांतों या रियासतों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। तो हर एक प्रांत या देशी रियासत के लिए, उसके समूह के लिए जनसंख्या के अनुपात के अंदर सीटों का विभाजन है वो किया गया था। अगर मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात वो रखा गया था। 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक विधानसभा की जो सीटों का जो अनुपालन था वो किया गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सदस्य आवंटित की गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रांतों से चुने हुए सदस्य थे वो 292 थे, और जितनी भी रियासतें थी उनमें से चुने हुए सदस्य थे वो 93 सदस्य वो लौट किए गए थे। तो ये टोटल 385 जो सीटें थी वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित है वो की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के बाद में बांटा गया था। जितने भी प्रांत के अंदर सीटें थी उसके अंदर मुस्लिम, सिख और जो सामान्य श्रेणी की जनसंख्या के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। यानी कि एक रिजर्व सीटों के तहत ही जहाँ मुस्लिम लोग थे वो मुस्लिम के लिए, सिख के लिए और सामान्य वर्ग के लिए सामान्य प्रांत के रूप में बांट दिया गया था।
और उसी के अंतर्गत उसका निर्वाचन था वो किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक सदस्य के समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग है वो किया गया था। तो प्रत्येक सदस्य विधानसभाओं के लिए हमने जो चुनाव किया गया था वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जो जो सिद्धांत था वो दिया गया था, जिसके अंदर प्रत्येक सदस्य के लिए जो जो प्रतिनिधित्व था वो सामान्य श्रेणी के लिए और रिजर्व के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया था। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत ये निर्धारित किया गया था किसी भी एक व्यक्ति को एक बार मत देने का अधिकार है वो प्रदान है वो किया गया था। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जो देशी जितने भी रियासतें थी उनके चुनाव करने का तरीका था वो परामर्श के रूप में उसको दिया गया था। किस तरीके से विधि का चुनाव जो उनका जो तरीका था, उनका जो निर्वाचन करने का तरीका था वो परामर्श के माध्यम से निर्धारित है वो किया गया था। तो इस प्रकार से हमने आज के हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी जो ये प्रश्नावली जिसके अंदर संविधान हमारा भारतीय संविधान किस तरीके से बना था और इसके अंतर्गत जो संस्थाओं की जो संतुलित जो रूपरेखा थी वो किस तरीके से निर्धारित है वो की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कशन है वो किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।